एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया था, उसमें हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था कि हाई कोर्ट होता क्या है, कितने हाई कोर्ट हैं, कौन से भाग में आते हैं, अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ठीक है, वो हमने उस वीडियो में कर लिया था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भारत का सबसे पहला जो उच्च न्यायालय था वो कौन था, वो था कलकत्ता। ठीक है, कब उसकी स्थापना हुई थी? 14 मई 1862 को हुई थी। ठीक है, सबसे छोटा कौन था? सिक्किम। और उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल्स किए थे। वो जो आर्टिकल्स थे वो 214 से लेकर 231 तक थे। इस वीडियो में भी हम उन आर्टिकल्स को ही पढ़ेंगे। उसमें हमने सिर्फ 222 तक किए थे। जो नेक्स्ट बच गए हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट है कारावाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, क्या होता है? जो कारावाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो इस आर्टिकल के तहत होती है। ठीक है, इसमें है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, जब मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता है वो रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति हाईकोर्ट के क्या करता है? किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक नियुक्त कर सकता है। किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है? वो कार्यवाहक नियुक्त कर सकता है। 223 अनुच्छेद ये बोलता है। ठीक है, किसके द्वारा करेगा? लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 214 क्या बोलता है? अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 224 अनुच्छेद बोलता है। इसमें है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो उन्हें 2 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायालयों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सबसे पहली बात इसमें बोला गया है कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, करता तो कौन है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके विचार विमर्श के साथ ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की क्या करते हो? योग्यता रखते हो, उन्हें उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, कितने वर्षों तक? 2 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में क्या करेगा? नियुक्त कर देगा। ठीक है, अतिरिक्त का न्यायाधीश होंगे लेकिन उनके अतिरिक्त क्या कर देगा? उनकी नियुक्ति कर देगा। लेकिन कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। आपने याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों तक होती है उनकी नियुक्ति, तो हम बोल सकते हैं कि 2 वर्षों तक होती है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके विचार विमर्श पर करेगा? मुख्य न्यायाधीश के। ठीक है, और कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्षों तक करेगा? 2 वर्षों तक करेगा। और जो 223 है उसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। इसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। अब नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 225 है। ठीक है, अब 225 क्या बोलता है? उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अधिकारिकता। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अधिकारिकता क्या क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? रिट जारी करने का अधिकार हो सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना हो सकता है, अभिलेखीय अधिकारिकता हो सकती है, अपीलीय अधिकारिकता हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा की अधिकारिकता। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार भी किसके पास होता है? उच्च न्यायालय के पास ही होता है। कितने रिट होते हैं? 5। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार, परीक्षा। ठीक है, ये 5 रिट हैं, आपने याद कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कितने रिट हैं, तो कितने हैं? 5 हैं। याद कर लेना आप इनको कि कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अब क्या है? जो भी क्या होगी कार्रवाई होगी वो कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में ही होगी, तो उन पर क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। अभिलेखीय अधिकारिकता करता है, अपीलीय अधिकारिकता करता है। इसमें अपीलीय अधिकारिकता में ये आ गया कि क्या हो कि कोई भी संपत्ति से रिलेटेड, कोई भी मतलब जो भी कानून से रिलेटेड क्या हो, कार्य हो, वो कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। न्यायिक समीक्षा की अधिकारिकता। न्यायिक क्या है? अब उच्च न्यायालय है तो लोगों को इसमें क्या दिया जाएगा? न्याय दिया जाएगा, तो वो भी कहाँ पे होगा? उच्च न्यायालय में ही होगा। ठीक है, यही है इसमें कि क्या, एक तो रिट जारी करना। कितने रिट होते हैं? 5 रिट होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना। ठीक है, जो भी क्या हो मतलब कार्रवाई करनी हो वो कहाँ होती है? उच्च न्यायालयों में ही होती है। नेक्स्ट है अभिलेखीय अधिकारिकता करता है, अपीलीय अधिकारिकता करता है, न्यायिक समीक्षा की अधिकारिकता करता है। ठीक है, तो आपने यही ध्यान रखना है। अब इसमें ही नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 क्या बोलता है? ठीक है,
अब इसमें आता है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, तो वो किस अनुच्छेद में होगा, वो होगा अनुच्छेद 226 में। याद रखना है आपने कि रिट जारी किस अधिकार के द्वारा होता है, सॉरी किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो आपने बोला है अनुच्छेद 226 के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है आगे हम देखते हैं। उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने के लिए शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त है। क्या बोला गया है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी मतलब जो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने के लिए शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त है। जब क्या होगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तभी क्या है, जो उच्चतम न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन जबकि आगे है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति को तो रिट जारी कर ही सकता है, इसके अतिरिक्त सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो गया उच्चतम न्यायालय और एक हो गया उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो है वो केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब क्या हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। लेकिन जो उच्च न्यायालय है जब रिट जारी तब कर सकता है जब क्या हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इसके अतिरिक्त क्या हो, सामान्य कानूनी जो भी अधिकार है उनका भी क्या हो, उल्लंघन हो, तब भी वह क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो 226 जो अनुच्छेद है वो यही बोलता है। एक तो इसमें है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 226 में है। 5 रिट होते हैं। जो उच्चतम न्यायालय है वो सिर्फ तभी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। और उच्चतम न्यायालय जो है, ठीक है, और जो उच्च न्यायालय है वो तभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तब भी रिट जारी कर सकता है, और कानूनी अधिकारों के मामले में अगर कोई उल्लंघन हो तब भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय में यही फर्क है। उच्चतम में केवल तभी होगा जब क्या हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, और जो उच्च न्यायालय है वो क्या कर सकता है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तब भी कर सकता है, और अगर कानूनी अधिकारों के रिलेटेड भी अगर क्या हो, उल्लंघन हो, तब भी रिट जारी किया जा सकता है उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार। जो भी कानूनी कार्रवाई है उस पर भी क्या है, नियंत्रण है किसका, उच्च न्यायालय का। तो अनुच्छेद 227 क्या बोलता है, उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों की अधीक्षण करने का अधिकार है। जो उच्च न्यायालय होता है जिसके अधीन जो भी न्यायालय आते हैं उनका अधीक्षण करने का अधिकार होता है। ठीक है, किसमें, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय को। ठीक है, अब सेकंड है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 228 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय अपने राज्य के सत्र न्यायालयों में चल रही किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय अपने राज्य के सत्र न्यायालय, जो भी सत्र न्यायालय होते हैं अपने राज्य में, अगर उनमें कोई ऐसा मामला चल रहा है तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उसे अपने पास मंगवा सकता है। ये भी किसके पास होता है अधिकार, उच्च न्यायालय के पास होता है। अब 227 अनुच्छेद तो ये बोलता है कि उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाली सभी न्यायालयों की अधीक्षण करने का अधिकार है। अब इसमें ये है कि जो भी क्या है, उच्च न्यायालय के अधीन अंदर जो भी न्यायालय आते हैं उनका अधीक्षण करना, मतलब क्या देखना, उनकी मतलब उनके मामलों को जांचना, ये अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास होता है। और दूसरा क्या है कि जो भी सत्र न्यायालय चल रहे हैं उनके मामलों को अपने पास क्या कर सकता है, वो मंगवा सकता है। ये भी उच्च न्यायालय का अधिकार होता है। तो आपने ये कोई भी मामला हो, कानून से रिलेटेड हो या संपत्ति या कोई भी मामले हो, तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उनको अपने पास मंगवा सकता है, अधीक्षण कर सकता है, देख सकता है कि मामले कैसे चल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उच्च न्यायालय के पास ये सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जैसे कोई भी मामला हो जो कानून से रिलेटेड हो तो इसमें क्या हो, लोगों को न्याय मिले। ठीक है, उच्च न्यायालय को अपनी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपील की अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मान लो कि लोगों को क्या है, दीवानी का मतलब होता है कोई भी मामला है। ठीक है, तो ये भी उसका मतलब, इसका मतलब यही होता है कि क्या हो, लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रिलेटेड मामला है लोगों का। ठीक है, तो उसका क्या करना, अपील सुननी लोगों की। ठीक है, वो भी क्या उच्च न्यायालय का अधिकार है कि लोगों की अपील सुननी और उनको न्याय देना। ठीक है, ये भी उच्च न्यायालय अपनी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, लोगों की अपील सुननी पड़ेगी। अगर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको सुलझाना ही पड़ेगा उच्च न्यायालय को। ठीक है, यही है अपीलीय क्षेत्राधिकारी में। ठीक है, दीवानी का और फौजदारी का मतलब यही है कि उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जो उच्च न्यायालय है उनका ये बनता है कि वो उनकी प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे। ठीक है,
प्रशासकीय क्षेत्राधिकार क्या बोलता है? उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। अब क्या है उच्च न्यायालयों को? मतलब अगर कोई छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने हैं तो वो भी अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास है। नियुक्ति, पदोन्नति, ठीक है। क्या होता है? अगर किसी की नियुक्ति करनी है, किसी को क्या करना है मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है नियुक्ति, तो ठीक है, वो भी अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास होता है। अगर छुट्टियों के संबंध में कोई नियम बनाने हैं तो वो भी उच्च न्यायालय के पास होता है, ठीक है। वो अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। तो आपको समझ आ गया। एक अपीलीय बताया मैंने, एक प्रशासकीय बताया। अपीलीय में क्या है? अगर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब कोई भी मामला है उनका, क्या कहीं भी अगर उनका कोई भी मामला है तो उनको सुलझाना, वो अधिकार किसके पास है? वो है उच्च न्यायालय के पास, ठीक है। अब जो प्रशासकीय क्षेत्राधिकार है उसमें क्या है कि अगर नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार जो है वो भी उच्च न्यायालय के पास है। अगर नियुक्ति करनी है तो वो भी क्या है? अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। अगर छुट्टियों के संबंध में कोई नियम बनाने हैं कि कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो भी उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने अनुच्छेदों को पूरा कर लिया, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए। फर्स्ट हमने 223 पढ़ा अनुच्छेद, जिसमें कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बोला गया था, होगी राष्ट्रपति के द्वारा ही, ठीक है। अनुच्छेद 224 है, इसमें भी जो अतिरिक्त होंगे कार्यवाहिक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श पर करेगा। और कितने वर्षों तक करेगा? 2 वर्षों तक करेगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेगा तो राष्ट्रपति ही, लेकिन जो अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे कितने वर्षों तक होगी उनकी नियुक्ति, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अधिकारिकता, कि इसमें कौन कौन से अधिकार हैं उच्च न्यायालय को? एक तो रिट जारी करने का है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना है, अभिलेखीय अधिकारिकता करना है, अपीलीय अधिकारिकता है, न्यायिक समीक्षा की अधिकारिकता है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि 5 रिट जारी करता है। कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्या होता है? अधिकार होता है। बता दिया मैंने। उच्चतम न्यायालय सिर्फ तभी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो किसी भी स्थिति में कर सकता है, चाहे उल्लंघन हो, चाहे कानून का हो, चाहे मौलिक अधिकारों का हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 227 क्या बोलता है? इसमें बोला गया है कि अधीक्षण कर सकता है, करने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास है, कि मामले कैसे चल रहे हैं, किसी को न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये उच्च न्यायालय का अधिकार होता है। अब 228 क्या बोलता है कि क्या करना है? अगर जो उच्च न्यायालय है अपने राज्य के 70 न्यायालयों में क्या चल रहा हो, कोई मामला चल रहा है तो उसे अपने पास मंगवा सकता है। यह भी अधिकार किसके पास होता है? उच्च न्यायालय के पास होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार बता दिया मैंने आपको कि क्या हो कि लोगों का अगर कोई मामला है तो उनको क्या करना? अधिकार प्राप्त करवाना। ये किसका अधिकार है? उच्च न्यायालय का है, ठीक है, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। प्रशासकीय मैंने बता दिया, उच्च न्यायालय के पास अपना ये अधिकार है कि वो नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो ये था टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत डीपली और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही इसमें आपको करवाई हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें है किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाली सभी न्यायालयों की अधीक्षण करने का अधिकार है? क्या है कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाली सभी न्यायालयों के अधीक्षण करने का अधिकार है? तो कौन से में था? अभी बताया मैंने, आर्टिकल 223, आर्टिकल 227, आर्टिकल 225। अभी पढ़ा हमने, आर्टिकल 227 में है। उसमें क्या बोला गया है कि अधीक्षण करने का अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में अतिरिक्त कार्यवाहिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो किस में की जाती है? जो अतिरिक्त कार्यवाहिक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, आर्टिकल 221 में की जाती है, आर्टिकल 224 में, कि आर्टिकल 228 में? तो की जाती है आर्टिकल 224 में। इसमें क्या बोला गया है कि की जाती है अतिरिक्त कार्यवाहिक किसके द्वारा? राष्ट्रपति। और किसका विचार विमर्श के द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश के। और कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। ये भी याद रखना है आपने, जो अतिरिक्त कार्यवाहिक न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? तो कौन से में आता है? 225, 226, 222। तो कौन से? 226। और कितने रिट हैं? 5 रिट हैं जो मैंने लिखवाए हैं, आपने वहां से याद कर लेने हैं, ठीक है। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? 25 हैं, 26 हैं, 27 हैं कि 28 हैं? तो कितने हैं? 25 हैं, ठीक है। और सबसे सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है? कलकत्ता।
और कब स्थापना हुई थी इसकी? 14 मई 1862 को हुई थी। सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम है, हैदराबाद है कि हरियाणा है? यहाँ पे है सिक्किम, हैदराबाद की हरियाणा। तो कौन सा है? सिक्किम है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1975 को हुई थी। ये था हमारा हाई कोर्ट का टॉपिक, जिसपे हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा कि कौन से भाग में आते हैं। भाग 6 में आते हैं, 214 से लेकर 231 तक आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, तो कितने जो उच्च न्यायालय टोटल कितने हैं भारत में? 25 हैं। ठीक है, सबसे पहले किसे बनाया गया था? कलकत्ता को। कब बना था? 14 मई 1862 को बना था। सबसे छोटा कौन था? सिक्किम था। कब बना था? 1975 को बना था। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल्स पढ़े 1 बाय 1। तो आपने इन वीडियो को देख लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।